नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वक्त वक्त पे हम आपको इंडिया रियल एस्टेट गाइड के जरिए देश भर के प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल देते ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक पिछले क्वार्टर को रिव्यू करने का, किस तरह का रहा है प्रॉपर्टी मार्केट, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि 5-6 जो बड़े प्रमुख शहर हैं वहां पर किस तरह की हलचल रही है प्रॉपर्टी मार्केट में, कहां कितने दाम गिरे हैं, कहां कितनी इन्वेंट्री है, और साथ में क्या ये वक्त है कि अब आप घर खरीदें, जो प्रश्न हम हमेशा लेकर आते हैं। लेकिन आपके हिसाब से है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन हम आंकड़ों पे आज ज़्यादा बात करेंगे कि क्या ये चीज़ें अब मुनासिब दिशा में जा रही है। और हमेशा की तरह हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं पंकज कपूर, MD लाइसेंस फॉर आस्क के, और साथ में यहाँ पर अरविंद नंदन साहब, हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जो कि अब हाउसिंग.com के साथ जुड़े हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं उसके। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट आई, हमने आपकी देखी, 6 शहरों का प्रमुख तौर पर आंकड़ा, लेकिन मुंबई से बात करते हैं। मुंबई में हमने देखा कि कुछ सेल्स में आपकी रिपोर्ट कहती है कि हल्का सा इजाफा हुआ, दाम में भी कमी हुई। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या वाकई में दाम कम हुए हैं और सेल्स उस हिसाब से बढ़ी हैं? देखिए, मुंबई के अंदर अगर आप देख लीजिए तो इस क्वार्टर में एक सबसे ज़्यादा न्यू लॉन्चेस हुए, तो ये पिछले हिस्टोरिकली सेकंड बेस्ट क्वार्टर रहा इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस। पर ये न्यू लॉन्चेस क्या इसलिए है कि जो DCR में जितने भी परिवर्तन थे हो गए, बीच में 2-1 साल लॉन्चेस बिल्कुल नहीं थे, अब आए तो बल्क में आ गए? मेरे हिसाब से कुछ हद तक ये बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन की, जो पहले एक बहुत बड़ी पाइपलाइन थी वो क्लियर हुई, तो न्यू लॉन्चेस उसकी वजह से आते रहे। और डेवलपर जिन्होंने पास्ट में लैंड खरीदी है वो एक वक्त से ज़्यादा उसे होल्ड करके नहीं रख सकते, तो वो एक्चुअली उन्होंने अपनी लैंड रिलीज़ की है, तो न्यू लॉन्चेस इसकी वजह से भी आ रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि न्यू लॉन्चेस जो हैं उनके प्राइजेस एग्जिस्टिंग जो सप्लाई है उसके प्राइजेस से कम थे। जो न्यू लॉन्चेस हैं इसमें साइजेस भी कम हो रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि एक जो पहले वक्त देखते थे जिसके अंदर एक्सुबरेंट मार्केट की सिचुएशन होती थी, जहां आप लग्जरी सेगमेंट में करते थे, प्राइस भी न्यू लॉन्चेस के ज़्यादा होते थे, साथ में साइजेस भी बड़े बड़े होते थे। अगर बिल्डर बोलता था आज जो है लग्जरी सेगमेंट की डिमांड है, और उस हिसाब से हालांकि वो ज़्यादातर एक्सुबरेंट रहता था। तो प्राइसेस जो आप कह रहे हैं कि कम हुए, तो कितने, अगर हम थोड़ा इसको आंकड़ों में देखें तो कितना कम हुआ है? देखिए, अगर आप वेटेज एवरेज के हिसाब से देख लीजिए, सिटी के हिसाब से, तो आपको बड़ा ही मॉडरेट 2.18% का दिखता है। लेकिन अगर आप इसके साथ स्कीम्स और बाकी चीज़ें जो डेवलपर और ऑफर कर रहे हैं, अगर इसको देख लें, इंटीग्रेट करें, तो 10 से 15% का मुझे जो है मार्केट के अंदर जहां माल बिक रहा है वो एग्जिस्टिंग सप्लाई से इस भाव से कम है। जो न्यू लॉन्चेस का वेटेज एवरेज देख लीजिए तो वो एग्जिस्टिंग सप्लाई के वेटेज एवरेज के अगेंस्ट में 31% लेस है। तो ये बता रहा है कि आउटस्कर्ट्स में चीपर लोकेशंस में ज़्यादा सप्लाई आ रही है, छोटे साइजेस के घरों की सप्लाई ज़्यादा आ रही है, और कम भाव पे सप्लाई आ रही है। तो उस हिसाब से देख रहा है तो एक तरीके से ट्रांजिशन फेज में मार्केट जा रहा है। आज हम एंड यूज़र के बजट को मीट करने की कोशिश करता हुआ ये मार्केट दिख रहा है, और इसी के कारण जो है हमें क्वार्टरली के बेसिस के ऊपर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगता है। लेकिन हम वो भी नहीं बोलेंगे कि हम मार्केट एक बड़े सुधार वाली सिचुएशन पे आ गए और यहाँ पे सब चीज़ ठीक हो गई, क्योंकि आज भी अगर आप देख लीजिए तो न्यू लॉन्चेस आज अगर 17,000 यूनिट के आए, तो उसके अगेंस्ट मेरा ऑफ टेक केवल 12,000 यूनिट हुआ, तो इन्वेंट्री बढ़ गई। अभी भी हाई है, 40 महीने से ऊपर की। नंदन जी की राय यहाँ पर लेते हैं। अरविंद जी, जैसा आंकड़े बता रहे हैं यहाँ पर पंकज जी की रिपोर्ट में कि नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, उसका एक कारण जो हमने कहा 2 साल तक सप्लाई लाइन शायद थोड़ी चौक रही। उसके अलावा अगर वेटेड एवरेज जो है करीब 30% के आसपास का बता रहे हैं जहां पर दाम नीचे आए, तो क्या वाकई में एक टर्न अराउंड अब हमें मार्केट में दिखना शुरू हो गया, जिसकी आप और हम लगातार बात करते रहे? इसके इंडिकेशंस तो हैं, टर्न अराउंड एक्चुअली आ गया है कि नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा एक क्वार्टर इंतजार के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर जैसा इन्होंने भी इनकी रिपोर्ट ने आंकड़े बताए हैं, और जनरली जो मार्केट में दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे लॉन्चेस आ रही हैं, इन्वेस्टर्स भी अब धीरे, इन्वेस्टर से मेरा मतलब एंड यूज़र भी है, वो भी अब मार्केट में लौटने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा सूचक जो हाउसिंग लोन के आंकड़े हैं उससे भी मिलता है। तो कुल मिला के ऐसा लगता तो है कि लोग अब मार्केट को मुनासिब समझ रहे हैं, लगता है मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन क्या कम्प्लीटली ठीक हो गया है, ये मेरा ख्याल है थोड़ा 2-3 महीने के इंतज़ार के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे याद पड़ता है हमने करीब 1-1.5 महीना पहले आपके ही कार्यक्रम में चर्चा की थी कि ये हो सकता है जून तक हमें देखना पड़ जाए कि मार्केट का क्या रुख है,
और उसके बाद फिर ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज भी वो स्थिति, वो बयान बरकरार है। जून तक परिस्थिति काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी और इंडिकेशंस तो हैं, इशारे तो हैं कि लगता है कि मार्केट अब धीरे धीरे वायबल बन रहा है। तो मैं सहमत हूं जो पंकज जी कह रहे हैं इससे कि काफी हद तक लगता है मार्केट तैयार है, थोड़ा इंतजार करके अभी देखना बाकी है। दूसरा इंडिकेशन जो हमको मिलता है वो दिल्ली एनसीआर से मिलता है। मैं देख रहा हूं शायद आपकी रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर की इन्वेंट्री सबसे हाई है, 70 महीने से ऊपर की इन्वेंट्री है। वहां की क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी दाम नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, दाम तो वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी कम हो गए। तो आज जो एक डेवलपर की सप्लाई अगर 6,000 रुपये है तो वो सेकेंडरी मार्केट में आपको 5,000 साढ़े 4,000 रुपये पे भी ब्रोकर माल बेचते दिख रहे हैं। तो वहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट में वो ऑलरेडी करेक्शन, वो आज का करेक्शन नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में लेकिन दिल्ली के मेजर प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में स्पार्शल इनफिजिबिलिटीज मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आज मुंबई में प्राइस करेक्शन हो तो इतनी पेंटअप डिमांड है, वो आकर के एंड यूजर है जो वेट कर रहा है वो खरीद लेता है। राइट, ठीक है। अनअफोर्डेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है। दिल्ली में जो मार्केट है वो सप्लाई उन वेक्टर्स पे है जहां पे हैबिटेशन हो नहीं सकता, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और सोशल फैब्रिक नहीं है। तो एक्चुअली वो मार्केट की डिपेंडेंसी इन्वेस्टर्स के ऊपर ही रही ज्यादातर, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है नहीं। एंड यूज उस प्रॉपर्टी का आज भी नहीं हो सकता, कोई जाकर के आज उन घरों पे रह नहीं सकता। कई सारी प्रॉपर्टीज जो रेडी हो गई हैं लेकिन वहां आज भी कोई नहीं रह रहा है। तो जो स्पार्शल इनफिजिबिलिटी की आज उस प्रॉपर्टी का एंड यूज नहीं हो सकता, इसके कारण एनसीआर का मार्केट में रिकवरी नहीं हो रहा है डिस्पाइट वहां पे करेक्शन हो गया। और करेक्शन फेज में इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इतना होता नहीं। इन्वेस्टर एक राइजिंग मार्केट में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आज इन्वेस्टर्स जो वहां पे इन्वेस्ट करते थे, कुछ लोग जो अटक गए हैं, जो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे ये हैं जो उसमें प्राइस में राइज नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पे तो भाव के ऊपर प्रेशर ही बना हुआ है। तो जब इस तरीके के माहौल होता है तो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम होता है। एंड यूजर क्योंकि सप्लाई उसको क्वालिफाई नहीं करती कि उस प्रॉपर्टी को जो है करीब 50-55% सप्लाई ऐसी है जो अनइनहैबिटेबल है। तो यहाँ पर अरविंद जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं कि एक तो इनएबिलिटी, आप जाके रह नहीं सकते, इस तरह का फैक्टर है, लेकिन उसका जो एक असर आना चाहिए बाकी की प्रॉपर्टी पे, माल आपका बिक नहीं रहा है, इन्वेस्टर्स भी भाग रहे हैं, तो क्या जो दूसरी हैबिटेबल जो प्रॉपर्टी है क्या वहां पर दाम नीचे आता हुआ दिखेगा हमें? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस वजह से वहाँ पर दाम नीचे आ जाएंगे। देखिए, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। अगर पूरा एनसीआर ले लें, 34-35 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का उसका टोटल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया। जो इतना बड़ा शहर होता है या इतनी बड़ी जो अर्बन एग्लोमरेशन होती है, उसमें आपको करीब करीब समझ लीजिए 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको हर जगह एक एक वर्क सेंटर चाहिए या कोई इकोनॉमिक सेंटर चाहिए। वो आपके पास है नहीं। या तो आप दिल्ली का जो सेंट्रल एरिया है या सदर्न एरिया है वहाँ कुछ है, गुड़गांव है। ईस्ट में चले जाएं तो एक नोएडा का एक हिस्सा है जो कि आप कह सकते हैं एक तरह का इकोनॉमिक सेंटर, इसके अलावा है नहीं कुछ। तो जब तक ये अनइवननेस बैलेंस नहीं होगी तब तक सिर्फ इस वजह से कि नोएडा में बहुत दूर जाके हजारों यूनिट बन गए हैं और नहीं ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो लोग दूसरी जगह रहने लग जाएं, ये हो नहीं पाएगा मुझे लगता है। तो बहुत मिनिमम सा इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी इन्वेस्टर मार्केट का इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब जो गुड़गांव या नोएडा के जो महंगे सेक्टर्स है, आपको लगता है कि वहां दाम अभी भी जहां है यथावत ही रहेंगे, बड़े भले ही ना, लेकिन आपको बहुत मॉडरेशन होता हुआ वहां दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इस वजह से दाम दूसरी जगह पर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। इन्होंने जो बात कही वो बहुत सही है। जैसे नोएडा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। नोएडा बहुत बृहद दायरे में फैल चुका है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई आ गई है कि या तो 50% स्टॉक बिका है, 50% खाली पड़ा है, या कुछ नहीं बिक रहा है। जो बिका है वो इन्वेस्टर्स ने लिया हुआ है, तो उसका पर्पस नहीं सॉल्व हुआ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि उतनी दूर जाकर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ वर्क एरिया नहीं है, वहाँ कोई कैसे रह सकता है। तो जब तक ये इम्बैलेंस नहीं ठीक होगा, जिसको ये स्पेशल इम्बैलेंस कहते हैं, आई एग्री विद दैट, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को कम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि या तो जहाँ वर्क सेंटर्स हैं वहीं पर आपको पॉपुलेट करते जाएं, आप हैबिटेशन बनाते जाएं, पर उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। या तो जहाँ नहीं है वहाँ पर आप दोबारा शुरू करिए कोई काम। एक चीज़ जस्ट सब्सटेंशिएट करूँगा कि बहुत अच्छी बोली इन्होंने कि दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड है और लिमिटलेस लैंड है। अगर आप देखिए कि अगर गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शन ना लगाए तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आज भी 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एनसीआर फैला हुआ है। नोएडा के अंदर भी
अगर डेवलप नोएडा देख लीजिए तो सेक्टर 18 से लेके सेक्टर 32 तक पहुंचा है, और अगर आप रेडियस देखिए तो कुछ 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर फैला है, लेकिन जो सप्लाई है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी जिस हिसाब से यहाँ के प्राइजेस बढ़े, जब आपके पास इतनी लैंड सप्लाई है और इतनी कन्वीनियंट लैंड बढ़ी हुई है, तो इस हिसाब से भाव बढ़ नहीं सकते थे। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जहां आपके पास लैंड कंस्ट्रेंट रहेगा वहां भाव बढ़ेंगे, क्योंकि डेंसिटी जब आएगी तो स्प्रेड नहीं हो सकती। यहां पे जब इतना अवेलेबल स्प्रेड है, उसके साथ जो भाव बढ़े तो वो बड़े ही इर्रेशनल थे, राइट, वो सस्टेन नहीं हो सकते। और आज भी अगर आप देख लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आज येड़ा के आगे भी सप्लाई पहुंच रही है, वो 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पहुंच गई है नोएडा से। और आज हैबिटेशन आपका अगर आप देख लीजिए तो सेक्टर 72, 70 जहां पे नया क्लस्टर बना है, वहां पे भी अभी पूरी अच्छी तरीके से नहीं आया है। कैसे ये वहां तक पहुंचेगा, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये स्पार्शल इनफिजिबिलिटी वाली सिचुएशन बहुत ही गंभीर है इस मार्केट। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बात हो गई है दिल्ली की और एनसीआर की, दो बड़े मार्केट जो कि दिल्ली एनसीआर मुंबई की, जो कि पूरे देश को ड्राइव करते हैं। लेकिन अब इन दोनों की जो स्थिति है उसका इम्पैक्ट बाकी रियल एस्टेट मार्केट पे कैसा हो रहा है, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब खबरों के कारोबार में आपको कारोबार की खबरें ईमान। इंडिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आवाज लाया है देश का पहला इन्वेस्टर क्लब, जहां मिलेगी आपको एक्सपर्ट एडवाइस और अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब। वहीं कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा मौका हर हफ्ते एक्सपर्ट से लाइव इंटरैक्ट करने का। पार्टिसिपेट करने के लिए एसएमएस करें AIC स्पेस आपका नाम 51818 पर, या आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आवाज इन्वेस्टर क्लब, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और बात हो रही है कि पिछले क्वार्टर में कैसा रहा रियल एस्टेट मार्केट का हाल और आगे इससे क्या दिशा मिल रही है। हमारी बातचीत जारी है। अब रुक करते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ। तो बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो बहुत अच्छे मार्केट के तौर पे हम देखते हैं। लास्ट क्वार्टर में उसकी क्या स्थिति रही? देखिए उसमें भी सुधार आया। लास्ट क्वार्टर अगर आप देख लीजिए तो बहुत ही वर्स्ट क्वार्टर था और उस पीरियड में सबसे कम सेल्स थी। तो ज़्यादातर शहरों में सुधार हुआ एनसीआर को छोड़ करके। तो बेंगलुरु के अंदर भी अच्छा सुधार हुआ। अगर आप देखिए न्यू लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा न्यू लॉन्चेस एक तरीके से बेंगलुरु में हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज तक के सबसे ज़्यादा न्यू लॉन्चेस बेंगलुरु में ऐसी टेंडेंसी रही है जहाँ बहुत ज़्यादा न्यू लॉन्चेस एक साथ आते हैं। लेकिन बेंगलुरु के अंदर ज़्यादातर जो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये सप्लाई आ रही है वो हैबिटेबल है। मतलब आपकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी सी फिर भी बढ़ी है इतने लॉन्चेस एक साथ आने के बावजूद। तो उसका एक और भी एस्पेक्ट, आज भी बेंगलुरु को देख लीजिए तो आपका वेटेज एवरेज रेट 5000 के हिसाब से होता है और जिस हिसाब से स्प्रेड है तो उस हिसाब से जो है इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इंक्रीज नहीं हुआ। जो कुछ एक मार्केट थे जहाँ थोड़ा बहुत स्टीप इंक्रीज हुआ था वहाँ ऑलरेडी मॉडरेशन आ गया। जैसे आप हेब्बल की बात कीजिए तो एक पीरियड था कि हेब्बल एक एक्सुबरेंट मार्केट की तरह इमर्ज होके आ रहा था। तो जहाँ पे जितने भी न्यू लॉन्चेस हो रहे थे वो हाईएस्ट प्राइस पे हो रहे थे। आज वही एग्जिस्टिंग सप्लाई ने अपने प्राइसेस को मॉडरेट कर दिया, तो वो मार्केट हो गया। अगर साउथ ईस्ट सेक्शंस की बात कीजिए, शारजापुर और वाइट फील्ड और इस तरफ की बात कीजिए तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ती चली जा रही है और एक मॉडरेट लेवल पे 3500 से 5000 रुपए के रेंज के ऊपर सप्लाई आ रही है। आपके इकोनॉमिक हब से इंटरेक्ट करती है वो वाली सप्लाई, तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है जी। इसके साथ बेंगलोर के अंदर अगर आप देख लीजिए बेंगलोर में कमर्शियल ऑफिस का एब्जॉर्प्शन भी सबसे अच्छा रहा जी। कमर्शियल पे मैं इसको कमर्शियल से जोड़ना चाहूंगा। अरविंद जी आपके पास आता हूं कि जो बात कर रहे हैं कमर्शियल एब्जॉर्प्शन, हमने थोड़े दिन पहले भी ये बात सुनी थी कि बेंगलोर में शायद पिछले 4-5 सालों का सबसे बेहतर कमर्शियल ऑब्जॉर्प्शन अभी पिछले 2-1 क्वार्टर में देखने को मिला है। तो आपको लगता है इसी का इम्पैक्ट अब हाउसिंग पे भी दिख रहा है, लॉन्चेस भी ज्यादा आ रहे हैं और प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर गया है? नहीं, इसका इम्पैक्ट तो है ही। और बैंगलोर वैसे भी पिछले कई सालों से, कई वर्षों से
उसकी जो कमर्शियल एब्जॉर्प्शन है वो बाकी सारे मेट्रोज की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन अगर उसकी तुलना खुद से ही की जाए तो अभी और बेहतर हो गई। इस पे आ रहा था कि और उसकी तुलना में भी अगर आप अपनी खुद की तुलना करें उसकी, तो भी इस साल उसमें एक जंप दिखाई पड़ा है। सिर्फ बैंगलोर में नहीं, बाकी जगहों पर भी दिख रहा है, लेकिन बैंगलोर में बहुत नोटिसेबल जंप है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा जो पंकज जी कह रहे थे कि क्यों सप्लाई भी बढ़ रही है और फिर भी प्राइस में बहुत ज़्यादा छोटा सा नोटिसेबल इम्पैक्ट है। देखिए, बैंगलोर में दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि बैंगलोर में इतने माइक्रो मार्केट्स हैं जो या तो अभी तैयार हो चुके हैं या और नए तैयार हो रहे हैं, वो एक तरह से बाकी सारे मार्केट से बहुत ज़्यादा हैं। बॉम्बे में बहुत कम नए माइक्रो मार्केट्स बचे हैं, लेकिन बैंगलोर में हर 3-4 साल में कोई ना कोई नया माइक्रो मार्केट तैयार हो जाता है रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये है कि आप ये अगर नोटिस करें एक ट्रेंड पिछले कुछ सालों का, तो बैंगलोर में भी जो एवरेज अपार्टमेंट साइज है वो धीरे धीरे अब श्रिंक हो रहा है। तो इन दोनों बातों को अगर रख के देखिए तो अपने आप ही जो एक प्राइस का अपवर्ड प्रेशर है वो थोड़ा सा थम जाता है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है उस मार्केट के लिए। कमर्शियल से अगर इसको जोड़ के देखें, देखिए भारत के जो 8 बड़े शहर हैं उनमें से एक बैंगलोर ही ऐसा शहर है जहां पर कमर्शियल स्पेस टू रेजिडेंशियल स्पेस का रेशियो आज भी लगभग इंटरनेशनल अच्छी सिटीज के बराबर का है। बाकी सब जगह बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में तो बहुत ही खराब हालत है। पर हाउस होल्ड जो ऑफिस स्पेस मिलता है वो 25 से 30 स्क्वायर फुट रह गया है इन शहरों में, जबकि बैंगलोर आज भी 60-70 के बीच में है, जो कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड माना जाता है। तो एक बड़ा बैलेंस वाला शहर है आज भी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि बना रहेगा, जिस तरीके से वहाँ इतना भारी इन्फ्लक्स हो रहा है कहीं वो बिगड़ ना जाए बैलेंस, लेकिन आज बैंगलोर की सबसे ज्यादा बैलेंस स्थिति है। फटाफट चेन्नई को भी छू लेते। चेन्नई का हाल कैसा रहा? हालांकि बहुत ही डाउन टू अर्थ टाइप का मार्केट है। या तो अगर देख लीजिए तो सारे साउथ इंडिया मार्केट जो है ना एक प्राइस के हिसाब से पीक कर गए। बैंगलोर के अंदर कमर्शियल एब्जॉर्प्शन की वजह से अच्छा दिख रहा था, जो चेन्नई के अंदर नहीं दिखाई दिया। चेन्नई जो है मार्केट की सेल्स भी डाउन रही, प्राइस भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मंथ्स इन्वेंट्री इस हिसाब से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और वहाँ पे भी हमें कुछ माइक्रो मार्केट्स में आज प्राइस करेक्शंस होता हुआ दिख रहा है। इट इज़ नहीं कि ब्रॉड बेस्ड है, हर जगह पे करेक्शंस हैं, लेकिन मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर है और सिटी की कन्वीनियंस बहुत है। वो आज भी मार्केट है जहाँ पे छोटे छोटे डेवलपर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। वो लार्ज डेवलपर्स के लार्ज प्रोजेक्ट्स तो हैं ही हैं, नो फ्रिल प्रोजेक्ट ज़्यादा नो फ्रिल्स प्रोजेक्ट्स होते हैं और हैबिटेबल लोकेशंस पे होते हैं, और वो जब प्राइस को कंट्रोल रखते हैं और साथ में सिटी की कन्वीनियंस और एफिशिएंसीज बहुत अच्छी है। आज भी सिटी के अंदर आपको बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे ट्रैफिक जाम्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि सिटी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। तो जब सिटी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है तो सिटी में ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कि ये जगह अगर महंगी हो गई तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है, मेरी कन्वीनियंस सेम है, तो हम उधर चले जाएंगे। ये मार्केट यथास्थिति पे कायम यथास्थिति पे कायम है, लेकिन इन्वेंट्री जिस हिसाब से बढ़ रही है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर मेंटेन रहेगा इस मार्केट के। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई है बेंगलोर की और चेन्नई की। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे एक और बड़े मार्केट पूना की और साथ ही नजर डालेंगे हैदराबाद पर। एक तरफ कहते हैं कि फर्स्ट दिन भर की भाग दौड़ में अब नहीं मिस होगी आपके काम की खबर। एक सुपरफास्ट न्यूज शो, मार्केट, बिजनेस, पॉलिटिक्स, कंज्यूमर और लाइफस्टाइल। दिन की हर खबर सिर्फ आधे घंटे में। फ्लैश न्यूज हर रोज रात 8 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। बिट्टो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना। छत की हालत देखिए, हाँ? और ये बाथरूम देखा आपने? सुनते नहीं हो। दोबारा सुन लो। घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम कर रहे हैं चर्चा कि देश में इस वक्त क्या है रियल एस्टेट मार्केट का हाल, पिछले क्वार्टर में कैसा रहा, आगे क्या दिख रहा है। और अब बारी है दो और शहरों की, एक दक्षिण भारत से है तो दूसरा पश्चिम भारत से। बात करेंगे पुणे और हैदराबाद की। पंकज जी, पुणे और हैदराबाद में क्या स्थिति है? घर खरीदने का माहौल, वैसे तो बहुत अच्छे मार्केट्स ऑलरेडी हैं, भाव नीचे हैं, लेकिन क्या और बेहतर हो रहा है?
पूना थोड़ा मुझे लग रहा है कि पिछले साल से ये जो साल है, तो अगर आप 3 साल का देख लीजिए तो 2013 में 2012 में बहुत अच्छा था, 2013 में डाउन हो गया, 2014 और 15 में फिर से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त का सबसे एफिशिएंट मार्केट अगर आप देख लीजिए, प्राइस राइजेस वहाँ पे भी बंद हो गए, कहीं पे भी प्राइस राइज नहीं हो रही, लेकिन सेल्स में थोड़ा बहुत सुधार है। मंथ्स इन्वेंट्री वाइज सबसे अच्छा मार्केट है। हैदराबाद मार्केट जो है वो रिकवर नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं रिकवर कर रहा है। बहुत ज्यादा एफिशिएंट है मुझे लगता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट मार्केट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट मार्केट है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ठीक होगी तो बहुत बड़ी रिकवरी आएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और बट फिर भी एक वो शहर है जो इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ही सुपीरियर है, सर्कुलेशन वाइज बहुत ही सुपीरियर है, शायद की चीजें थमी हुई हैं। लेकिन फिर भी जो हालांकि पहले हम तेलंगाना की वजह से सोचते थे कि वहाँ पे रियल्टी में वो एक्सुबरेंस होती हुई और अच्छी वैल्यू है, फिर भी क्यों नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज भी वो जो चीयर आना चाहिए वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। और मेरा शायद ये रीज़न ये है कि क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोटिंग एफएसआई दी उसकी वजह से लैंड प्राइसेस में जो मॉडरेशन हुआ, तो इन्वेस्टर्स को वो अपसाइड नहीं दिखती है। एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मार्केट है और मैं नहीं चाहता कि इसको चेंज करें, क्योंकि आज मुझे एक ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चाहिए उस हिसाब से मार्केट। अरविंद जी क्या कहेंगे आप? पूना और हैदराबाद खासतौर पे हमने जो बात की इत्तेफाक रखेंगे। हैदराबाद पे खासकर मैं एक नया पहलू और जोड़ना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि उम्मीद थी कि एक दफ़े ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तेलंगाना और आंध्रा की, तो मार्केट ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ वो कारण आज भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर्स का या कॉर्पोरेट्स का कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया हो और सिर्फ किसी एक घटना से अगले दिन ही ठीक हो जाए। ऐसा होता नहीं है, इसमें वक्त लगता है। ये वैसी बात हो गई जैसे कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2014 के इलेक्शन के तुरंत बाद सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। समय लगता है, नई पॉलिसीज में नया माइंडसेट तैयार करने में भी समय लगता है। तो हैदराबाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले थी अभी भी बनी हुई है कि वहाँ पर कोई नया कमर्शियल साइड पे बहुत पुश नहीं आ रहा। कमर्शियल साइड पे अगर पुश आता है तो ये सारे पुश भी अपने आप डेवलप हो जाएंगे। 10-12 साल पहले भी जब हैदराबाद में इतना बूम आया था, दैट वाज लेड बाय, वो उसका कारण था कि कमर्शियल पुश बहुत बड़ा था, वो आज भी नहीं हुआ। तो इसलिए हैदराबाद मैं समझता हूँ कि ठीक है, फिलहाल जैसा इन्होंने कहा बहुत अच्छा मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए, एफिशिएंट है शहर अपने आप में, लेकिन उसमें अभी सुधार आने में समय बाकी है। इन्वेस्ट करना चाहें तो बल्कि करना अच्छा होगा, 4-5 साल बाद उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है। पूना को अगर देखें तो पूना पे मैं सहमत हूँ। एक्चुअली पूना काफ़ी हद तक मुंबई के छोटे भाई की तरह बिहेव करता है, हालांकि सैटेलाइट टाउन नहीं कह सकते, लेकिन पूना एक तरह से मुंबई के लिए शॉक अब्जॉर्बर भी है और मुंबई का उसको ओवरफ्लो भी मिलता रहता है, बेनिफिट। पूना इस समय बहुत अच्छी स्थिति में इसलिए भी है कि पूना में भी 2-3 नए मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं। आप देखें जिस भी शहर में जितनी हमने चर्चा की और जिसकी हमने चर्चा नहीं भी की, जैसे अहमदाबाद को ले लीजिए, जिन शहरों में भी नए माइक्रो मार्केट या नए रेजिडेंशियल एरियाज या हैबिटेबल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, वहाँ अपने आप एक बैलेंस दिखाई पड़ेगा। और जहाँ नहीं हो पा रहे हैं या जहाँ पर लॉपसाइडेड, जैसे नोएडा में बहुत भारी वेट आ गया है सप्लाई का, वहाँ हमेशा इम्बैलेंस दिखाई पड़ेगा। तो पूना मैं समझता हूँ पूना को इसका फायदा मिलता रहेगा और ये बहुत अच्छी बात है हैदराबाद और पूना के दोनों के लिए। तो अगर ये बना रहे तो बेटर है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा टाइम आ रहा है इन शहरों के लिए। चलिए, तो ये एक छोटी सी समरी थी कि क्या कुछ घटा रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 3 महीनों में, और इससे सबसे बड़ी बात आगे के लिए दिशा कैसी दिखाई दे रही है। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट मानते हैं कि चाहे घर खरीदार हो और कुछ पॉकेट्स में या कुछ शहरों में जहां इन्वेस्टर हो, दोनों ही देख रहे हैं उनके लिए आने वाला वक्त कुछ एक्साइटिंग हो सकता है। बहरहाल, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज आपसे यही इजाजत लेंगे। अरविंद जी और पंकज जी, आप दोनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। This season, get ready to release your emotion with Mitashi LED TV, celebrating the release of Piku, only in cinemas 8th May. टेक्नोलॉजी ना होती तो इनका क्या होता, जिनके प्रोफाइल डेट बदलने से पहले अपडेट हो जाते हैं, लाइक और कमेंट जिनकी लाइफ में है परमानेंट। ये हैं टेकी वर्ल्ड के वो सोशल वर्कर जो 24/7 काम करते हैं।
और हम टेक गुरु पर बस ऐसे ही लोगों की लाइफ आसान करते हैं। लाखों ऑनलाइन फॉलोअर्स और दर्शकों के साथ देश की सबसे बड़ी टेक कम्युनिटी और सबसे बड़ा टेक शो टेक गुरु। स्टॉक मार्केट में कैसे करें निवेश, किन बातों का रखें ख्याल, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर पहलू को समझिए बेहद सरल और आसान भाषा में। कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें, CNBC आवाज की ओर से एक खास पेशकश। दिन भर की भागदौड़ में अब नहीं मिस होगी आपके काम की खबर। एक सुपरफास्ट न्यूज शो